आपने हाल में एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है जिसमें आपने ये बताया है दर्शकों को कि कैसे आपको अपने म्यूचुअल फंड को पहचानना चाहिए, अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से आपको क्या सवाल पूछने चाहिए। 10 सवालों की लिस्ट है। तो अब मैं वहीं से शुरू करता हूं। मेरा ख्याल है उन सवालों को मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप उनके जवाब दीजिए कि क्यों ये आप। जैसे पहला है उसमें कि आपका डेफिनेशन क्या है गुड परफॉर्मेंस। म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी क्या परिभाषा है आपकी। और इसी तरह खराब परफॉर्म कर रहा है, ये कैसे कहेंगे। ये तो जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है एक्चुअली। अगर आप अपने बच्चे को कहेंगे कि भाई तू बड़ा होके अच्छा बन, तो वो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई आपके अच्छे की क्या डेफिनेशन है। इफ आई हैव वन डेफिनेशन के अच्छा होने का ये मतलब है कि स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा और ये होगा, और वो कुछ और डेफिनेशन हो कि भाई तू म्यूजिक बजाएगा, अगर हमारी डेफिनेशन ही अलग होगी तो हम लोगों का कभी तालमेल नहीं बैठेगा। तो हर म्यूचुअल फंड के माइंड में एक क्राइटेरिया होता है कि भाई हमारे यहाँ जैसे क्राइटेरिया है कि हमारी परफॉर्मेंस कभी नंबर वन तो नहीं होगी, लेकिन टॉप हाफ, जो अगर 50 म्यूचुअल फंड हैं तो टॉप 25 में हमेशा रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। ये हमारी डेफिनेशन है सक्सेस की। अगर आपकी डेफिनेशन हमारी डेफिनेशन से नहीं मैच कर सकती तो हम लोगों की शादी कभी नहीं चल सकती। ये तो जिंदगी का, और सब तभी मैंने ये सवाल सबसे पहले लिखा है। तो पहले आप जाके समझिए कि आपका फंड क्या करना चाहता है, और अगर वो आपके मुताबिक ठीक नहीं है तो आप प्लीज निवेश मत करिए। हाँ, आपने कहा कि अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है, अब मेरा मतलब मेरा जो विचार है निवेशक का और जो फंड मैनेजर का विचार है वो अलाइन होना चाहिए। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि जैसे आपकी कंपनी में आपका विचार है कि साहब आपका कभी नंबर वन तो नहीं होगा। ये नंबर वन आप क्या कह रही हैं? क्या एम, क्या साइज की वजह से कह रही हैं या रिटर्न की वजह से कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ, और बाय द वे, अगर आप ज्यादातर मेरे कॉलीग से पूछेंगे जो म्यूचुअल फंड सीईओज हैं, मैं नंबर वन परफॉर्मेंस के हिसाब से कह रही हूँ। अगर आपकी 40 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो लार्ज कैप फंड चलाती हैं और कोई आपसे कहे कि मैं हमेशा नंबर वन रहूंगा, मैं हमेशा उन 40 में से हाईएस्ट रिटर्न दूंगा एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, ये मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। ये कोशिश भी करना बहुत मुश्किल है, हमेशा टॉपर रहना बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं कि हम, जैसे बच्चे के लिए कहते हैं, टॉप 25 टॉप 50% में कंसिस्टेंटली रहें, कभी बहुत बुरा ना करें। हमारी ये कोशिश है। हमेशा टॉप पे रहने के चक्कर में आप रिस्क बहुत सारी लेते हैं। हाँ, तो यानी कि आप एक साल 1 महीने टेस्ट में टॉप कर रहे हैं और अगले महीने फेल हो रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप नियमित रूप से अच्छे मार्क्स लाते रहें। बिल्कुल। ये इस तरह की बात बिल्कुल। करें। दूसरा एक सवाल आपने और पूछा कि आपको अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से पूछना चाहिए कि आपके जैसे जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं उनके मुकाबले आपका अचानक इतना अच्छा रिटर्न क्यों आ गया है। तो भाई अच्छा आ गया है, मुझे जेब में पैसा आ रहा है, अब मैं ये सवाल क्यों पूछूं। देखिए, जब किसी म्यूचुअल फंड परफॉर्मर मैनेजर की बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती है तो हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ये किया वो किया। फिर उस फंड मैनेजर पर कुछ इल्जाम भी लगाते हैं, मैंने 15 साल में तो सब कुछ देख लिया है। अगेन आप अपने बच्चे से पूछिएगा कि अगर उसने क्लास में, अगर एवरेज मार्क्स 80% है और उसके 99% है, तो आप उससे सवाल नहीं पूछेंगे भाई तूने ऐसा क्या किया, चीटिंग तो नहीं की, कुछ गलत तो नहीं किया। शायद हो कि उसने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुछ बहुत अच्छा किया हो, लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे ही आपको उस इंसान के बारे में, उस म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन पता चलती है जब उसकी परफॉर्मेंस एक्सट्रीम पे होती है। शायद उसने एक ऐसी बेट ले ली है जो एक बार तो चल गई लेकिन बार बार नहीं चलेगी, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस वो होती है मेरे हिसाब से जो कंसिस्टेंट हो, जो हमने पहला सवाल किया। तो इसलिए ये पूछना बहुत जरूरी है कि भाई आपने ऐसा क्या किया। इससे आपको रिस्क का बहुत अच्छा अंदाजा लगता है। तो इससे जुड़ा हुआ ही शायद तीसरा सवाल भी है, व्हाट इज योर एज, यानी आपकी खासियत क्या है, क्या चीज है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है। क्या ये कोई खास प्रोसेस है, क्या कोई एक आदमी है जो आपकी टीम में ऐसा है जो बहुत शानदार परफॉर्म करता है। आदमी जब मैं कह रहा हूं तो इंसान है, आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, ये जेंडर न्यूट्रल है। मैं आदमी आमतौर पे निकलता है मुंह से इसलिए बोल रहा हूँ। सामने राधिका बैठी है, इस पे नाराज भी हो सकती हैं और अनेक लोग देखने वाले भी नाराज होते हैं।
क्या आपके यहाँ खर्चा बहुत कम है मैनेजमेंट का, ये कारण हो सकता है, या आपको कोई खास स्टॉक कैसे मिल जाते हैं जो दूसरों को नहीं मिलते हैं? ये सवाल क्यों पूछे जाने चाहिए, क्या महत्व है इनका? क्योंकि दूसरा इसी सवाल से आपको अंदाजा होगा कि अगर म्यूचुअल फंड में कुछ बदलेगा तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी बदलेगी। सी, परफॉर्मेंस वो होती है जो लंबे, हम लोगों को, निवेशकों को क्या कहते हैं, भाई आप लंबे समय के लिए निवेश करिए। आपको कैसे पता कि आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर भी लंबे समय तक आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से संभाल पाएगा? उससे वही मैं आपको बच्चे का एग्जांपल देती हूँ कि भाई आपका बच्चा क्लास में क्यों टॉप कर रहा है, या तो वो भाई मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है, या उसको भगवान का दिया हुआ कुछ स्किल हो। तो ये जानकारी आपकी होना बहुत जरूरी है। और मैंने ये भी लिखा था इस साल में कि अगर आपकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, जो आपको नहीं पता, तो वो भी ठीक है, लेकिन मुझे बता दीजिए। क्योंकि अगर जैसे आदमी या औरत के बेसिस पे आपका, इफ दैट इज योर एक्सपर्टीज, और वो आदमी या औरत बदल गया, तो आपको पता है कि भाई मेरा निवेश इम्पैक्ट हो सकता है। हमने जब हाल ही में भारत बॉन्ड लिया, तो मैं खुशी से कहती हूँ कि हमारी वहां स्पेशलिटी दो ही है कि हमारी फीस बहुत कम है, सबसे कम है। ये भी आपका जानना जरूरी है। तो ये चीजें जानना आपका बहुत जरूरी है। तो जैसे भारत बॉन्ड ETF का आपने जिक्र किया, इसी तरह ये भी कहते हैं लोग कि आप ये ध्यान रखिए कि आपका फंड, जो फंड मैनेजर चला रहे हैं, वो है कि नहीं है। कौन आपका फंड मैनेजर है आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड में। कई बार ये भी होता है कि उस फंड मैनेजर ने म्यूचुअल फंड कंपनी छोड़ दी, तो उसके बाद परफॉर्मेंस खराब होनी शुरू हो जाए, या हो सकता है कोई नया आदमी आया जो उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे। लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये खबर रखेंगे, जैसे सवाल अभी इन्होंने बताया राधिका जी ने, वो पूछेंगे। इसके आगे और इंटरेस्टिंग सवाल है, अपने बच्चे से तो हम नहीं पूछ सकते हैं कि तुम कब खराब नंबर लाओगे बताओ, लेकिन आप कब अंडर परफॉर्म करेंगे, यानी आपका फंड कब दूसरों के मुकाबले खराब परफॉर्मेंस देगा, ये कैसे होगा और कब होगा? क्योंकि देखिए, ये अब कोई म्यूचुअल फंड सीईओ आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपका फंड, सबका फंड ऐसा दौर होगा जो खराब करेगा। आपके करियर में भी ऐसा दौर आएगा जब आप खराब करेंगे, घर में हालात कुछ खराब होंगे, या बॉस ने भी आपको 5 तरह के प्रोजेक्ट दिए, भाई 3 की प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपकी स्किल है, 2 ऐसे प्रोजेक्ट उन एरिया में है जो शायद आप वीक हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसे जो मार्केट कंडीशंस हैं, वहां जो मेरा वो है वो चलेगा नहीं। ये आपको निवेशकों के तौर पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, फिर आप पैनिक नहीं करेंगे। अगर आपको पता होगा, ये जिंदगी का एक्सपेक्टेशंस का गेम है। अगर आपको पता है कि हाँ, ये तो ऐसा टाइम है जब मेरे फंड मैनेजर ने कहा था ना कि वो ठीक नहीं करेगा, तो आप बहुत काम रहेंगे, आप सरप्राइज नहीं रहेंगे। आपको तो पता है ये तो एक्सपेक्टेड इवेंट है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली सरप्राइज्ड रहेंगे, वरीड रहेंगे, फिर आप कहेंगे चलो मैं निकल जाता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। फंड तो आपका अंडर परफॉर्म करेगा, आपकी जिंदगी में 10 साल में एक बार तो करेगा, ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ। तो इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड कि वो कब कर पाएगा। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर आपको पहले बता दे कि साहब रास्ता खराब है, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आपको उन 2 हाँ घंटों के, आप उस 2 घंटे के लिए तैयार होंगे। यही हाँ, या तरीका आपका ये बॉम्बे म्यूचुअल फंड से मैनेजर। ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, वो बॉम्बे से पूना ड्राइव कर रहे हैं, तो मेरा ड्राइवर कह देता है मैडम घाट पे गाड़ी धीरे चलेगी, ये हालात है ऐसे भाई, तो आप टॉलरेट कर लीजिए। जी। परफेक्ट, वो आपने एग्जांपल दिया। और अब कंपनी से सवाल है, जो खास तौर, ये सवाल मेरे ख्याल से आपको ही एड्रेस किया जाएगा इस संदर्भ में, कि जब आपका कोई फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म करता है तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं, या आपका पूरा मैनेजमेंट बोर्ड कैसे रिएक्ट करता है? ये मैंने अपने करियर में देखा है और इसीलिए लिखा है, क्योंकि जब मैं खुद फंड मैनेजर रही हूँ, मेरी शादी भी एक फंड मैनेजर से हुई है। ये बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है। जब आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो आपके कस्टमर आपको गाली दे रहे होते हैं, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी आपको कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, मीडिया आपकी बुराई कर रही होती है, और आपको खुद ही बहुत बुरा लगता है। किसी और की सोचिए, अगर आपकी मैनेजमेंट उस टाइम पे आप पे प्रेशर डाले कि भाई तेरा जो स्टाइल है, तू जिस तरीके से काम करता है उसको बदलो या चेंज करे, या आपको कॉन्स्टेंटली तंग करे, तो आपका दिमाग बहुत इन्फ्लेटेड रह जाएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने अपने करियर में सीखा है एज अ सीईओ कि फंड मैनेजर्स को सपोर्ट करना चाहिए अच्छे टाइम में। तो ये सवाल एक्चुअली एक फंड मैनेजर से पूछना चाहिए कि भाई जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपकी मैनेजमेंट खड़े होकर आपका सपोर्ट करती है, या आपको कहती है जो आप कर रहे हो चेंज कर दो, या मैं दूसरे आदमी को डाल देता हूँ। जी। तो अब एक सवाल है, और वो क्योंकि आपने कहा है फंड मैनेजर से पूछा जाए, लेकिन मैं आपसे भी पूछ भी रहा हूँ, सवाल का
जो लॉजिक है वो भी बताइए और उस सवाल का जवाब भी दीजिए। आपके जो पीयर्स हैं, यानी आपके जैसे फंड चलाने वाले लोग हैं, उनमें से जो आपके राइवल भी कहते हैं हम लोग आमतौर पे, पीयर अच्छा शब्द है और विरोधी या प्रतिद्वंदी उसका एक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन कहिए तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं, उनमें से किसकी अप्रोच आपसे मिलती जुलती है, क्लोजेस्ट कौन सा है, और फिर और कौन से ऐसे हैं जो बहुत फर्क है जिनमें और आप? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और जैसे हम बैलेंस्ड फंड चलाते हैं, फॉर इंस्टेंस एक हमारा फेवरेट फंड है मेरा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, तो हम हमेशा अपने पीयर सेट को देखते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये 4-5 लोग जो है काफी अलग हैं, और ये 4-5 लोग हैं इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी जैसी है। अब ये निवेशकों के तौर पे, और ये मैं हर फंड के लिए करती हूँ, ये निवेशक के लिए जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो आपको अलग अलग फंड मैनेजर्स के साथ निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर आप 4 फंड मैनेजर्स के साथ निवेश करेंगे जो एक ही चीज करते हैं, तो आपने कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं पाई है। तो आपको 4 ऐसे लोगों को अलग अलग पैसा देना चाहिए जो अलग अलग माहौलों में परफॉर्मेंस दे पाए, इसलिए आपका एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने कहा ये सवाल पूछे। तो 2 लोगों का है कि वो फास्ट बॉलर हैं, 2 लोगों का है कि वो स्पिन बॉलर हैं, तो टीम में भी आप अलग अलग तरह के लोग चाहते हैं ना, तो आप अपने पोर्टफोलियो में भी यू वांट पीपल जो अलग अलग स्टाइल के हैं। ये इसकी सिंपलेस्ट एनालॉजी। जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। साथ में अब मैं एक सप्लीमेंट्री इसमें पूछता ही चलूं, क्योंकि मैंने अभी पीछे एक दिन बात की थी फंड, मैंने कहाँ म्यूचुअल फंड में कहाँ पैसा लगाएं, तो मुझे बताया गया कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड इस वक्त की परिस्थिति में ज्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर मेहनत करते हैं, वो आपका रिस्क मिनिमाइज और रिटर्न मैक्सिमाइज करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। और 2 फंड बताए गए, कहा गया भाई एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड है और दूसरा आपका एडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज फंड है। और मैंने अभी यही सवाल पूछा कि आप ये नाम क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब आईसीआईसीआई प्रू क्योंकि बहुत बड़ा फंड हाउस है, बड़ा एयूएम है उनका, लेकिन आप चाहें तो दोनों में थोड़ा थोड़ा बांट भी सकते हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये बैलेंस एडवांटेज फंड खास तौर पे ये क्यों आज की परिस्थिति में अच्छा फंड है, और क्या ये सबके लिए नहीं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है? एक्चुअली तो मैं आपको फिर से अपनी बात बताऊं, मेरा तो 70% ऑफ पैसा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में जाता है। आई थिंक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड सबके लिए आज की तारीख में नहीं अच्छा है, जनरली बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक फंड है जिसमें थोड़ा पैसा इक्विटी में है, थोड़ा पैसा डेट में है, और फंड मैनेजर उसको मूव करता रहता है इक्विटी और डेट में बेसिस मार्केट कंडीशंस, जो कि मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है जिंदगी में। मेरे लिए ये सब क्या आज कितना इक्विटी, और वो यूजुअली एक फॉर्मूला के बेसिस पे करता रहता है। इसका ये इम्पैक्ट है कि जैसे हमारा ही एग्जांपल है, अपना बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जब मार्केट 30% था, सिर्फ 10-11% ही था। अब मुझे ना एज अ इंडिविजुअल बड़ी सिक्योरिटी मिलती है कि यार 20-30% मैं नहीं देख सकती पोर्टफोलियो, तो इसमें जनरली आपके डाउन साइड कम रहते हैं और आपकी अपसाइड भी इक्विटी से कम रहती है, लेकिन आपका रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। जो आदमी ने आपको ये सजेशन दिया, ये एक्चुअली बहुत अच्छा सजेशन है, और ये इसी सवाल से लिंक्ड है, क्योंकि आईसीआईसीआई और एडलवाइस के फंड्स का स्टाइल बिल्कुल अलग है। ये फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर ये सिमिलर वो है, तो दोनों को अपनी टीम में रखना इज अ वेरी गुड आइडिया। ये अच्छा, यानी कि ये दोनों आप भी यही रेकमेंड कर रही हैं कि ये पैसा दोनों जगह बांट के रखा जा सकता है, ये सीधी सलाह है। और अब है, अगर मान लीजिए आपके फंड में 10%, एक महीने में अचानक 10% लोगों ने कहा हमें वापस पैसा चाहिए, या 20 ने कहा, या मैं और बढ़ा दूं उसको 30-40, आज के माहौल में अचानक जब घबरा जाते हैं लोग तो आधे लोग आ जाएं कि सब पैसा चाहिए जी वापस, तो ऐसे में फिर क्या करते हैं आप लोग, क्या होगा? तो मैं आपको ये और अगला भी सवाल इससे रिलेटेड है, दोनों कंबाइन करती हूँ। अगला सवाल रिलेटेड ये था कि आपके फंड में बड़े निवेशकों का कितना पैसा है, आपने जवाब थोड़ा सा दिया हुआ है, हालांकि अगले सवाल का पीछे आपने बताया है कि मेरा अपना पैसा ज्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड में है, और ये सवाल भी सही जोड़ा आपने, बड़े निवेशकों का और खुद आपका, यानी आपके फंड मैनेजर्स का, आपके मैनेजमेंट का कितना पैसा आपके फंड में लगा हुआ है, ये सवाल हमें क्यों पूछना चाहिए, क्यों जानना चाहिए?
तो ये दोनों बातें मैं आपको बताती हूँ। मैनेजमेंट और सीईओ का जब पैसा लगा होता है तो वो तो कन्विक्शन होती है। जैसे मेरा 70-80% पैसा एडलवाइज म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में होता है। मेरे जो फंड मैनेजर हैं उनका भी यही होता है। बहुत फंड हाउसेस में ये जनरली चलन है और ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप मानते हैं कि आपका फंड अच्छा काम कर रहा है तो आपका खुद का पैसा वहां होना चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल पूछा उसका ताल्लुक लिक्विडिटी से होता है कि अगर आपको 20% पैसा निकालने को लोग कहें तो आप मैनेज कर पाएंगे। क्या होता है कि अच्छे मार्केट में ना अगर आप कुछ बेचने को जाएं तो वो बिक जाता है। बुरे मार्केट में जैसे स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, क्रेडिट फंड्स, उनको बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो आप वही चीजें, अगर बहुत सारा पैसा कभी निकलेगा, आप वही चीजें ना बहुत बुरे दामों में बेचते हैं। तो आप हमेशा, हम तो आप पब्लिश करने लगे हैं अपने फंड में लिक्विडिटी स्टेटिस्टिक्स के, अगर हम अपने फंड के सारे पैसे निकालना चाहें तो कितने दिन लगेंगे। तो ये लिक्विडिटी का ना लोगों को पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि सडनली, और ये हमने कुछ डेट फंड्स में तो देखा है, सडनली बहुत सारा पैसा निकल जाए तो निवेशकों को प्रॉब्लम होती है। जी। 9 नंबर सवाल है कि अगर फंड मैनेजर चेंज होता है तो मैनेजमेंट भी बदलता है क्या? मुझे लगता है इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि हमें ये सवाल क्यों समझना और पूछना चाहिए। इसलिए मैं 10वें सवाल पे आता हूँ और वो सवाल का जवाब कैसे मिलेगा ये भी समझाना जरूरी है आपको कि डू यू हैव अ प्रोसेस डॉक्यूमेंट? क्या आपके यहाँ प्रोसेस का कोई डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल इक्विटी फिलॉसफी ना हो? ये नहीं हो कि हमारी फिलॉसफी ये है, बल्कि उसमें ड्यूरेशन लिखा हो, क्रेडिट लिखा हो, सारा सारा कुछ। तो क्या क्या लिखा होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट में, और ये डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा किसी निवेशक को देखने के लिए? तो निवेशक सवाल पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे निवेशकों ने लिखा है कि ये हम सवाल पूछेंगे तो हमें जवाब मिलेंगे या नहीं। और ये मेरा इसलिए मानना हमने भी ये सवाल पूछा कि किससे पूछें, क्या जवाब मिलेगा भी। मेरा मानना है, वो शाहरुख खान की एक पुरानी लाइन है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। एंड ये फिल्मी लाइन नहीं है। जब निवेशक सिर्फ फंड मैनेजर से ये पूछेंगे आपके पिछले साल का क्या रिटर्न था, तो म्यूचुअल फंड भी वही जवाब देगी। जब निवेशक सवाल बेटर पूछेगा तो कंपनी भी बेटर जवाब देगी, वो अपने आदमी को भी ट्रेन करेगी। जब आप सवाल पूछेंगे आपको एज अ कंज्यूमर सर्व करने के लिए, मैं बता रही हूँ हम जवाब देंगे। जब से मैंने ये 10 सवाल लिखे हैं, मेरे से 10 लोग, इनफैक्ट हम अपने सारे प्रेजेंटेशंस में ये 10 सवालों का जवाब अप्रैल के एंड में देंगे। प्रोसेस डॉक्यूमेंट का ये फायदा है कि उससे अगेन एज अ निवेशक आपको आइडिया हो जाता है कि ये फंड क्या कर रहा है। आपने बैलेंस्ड फंड का जिक्र किया। बैलेंस्ड फंड में 3 चीजें होती हैं। एक तो भाई फंड मैनेजर इक्विटी और डेट में कैसे शिफ्ट कर रहा है, ये आपका जानना जरूरी है। तो ये एक डॉक्यूमेंट में हो तो आपको पता है कि भाई ये होगा तो इक्विटी ज्यादा होगा, ये होगा। दूसरा कि भाई आपके इक्विटी में क्या होगा, लार्ज कैप होगा, मिड कैप होगा, ये आपका जानना जरूरी है। और तीसरा कि भाई आपका जो डेट है उसमें वो कोई बहुत खराब कंपनी का पेपर तो नहीं ले रहा। अगर डॉक्यूमेंट हो ना तो आपको एज अ निवेशक बहुत कंफर्ट मिलती है। डॉक्यूमेंट फंड के लिए वो है जैसे कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिससे कंट्री में एनार्की हो। और मुझे लगता है फंड में भी जिन फंड्स का डॉक्यूमेंट होता है वो दिखाता है कि भाई ये प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। जी। तो अब मैं इस सवाल के बाद, ये आपके 10 सवाल तो पूरे हो गए, इसके बाद आपने कहा भाई मुझे ट्रोल मत कीजिएगा, लेकिन आप कह रही हैं सवाल तो आ रहे हैं, जवाब भी बन रहे हैं, और अप्रैल के अंत में आप इसका जवाब देने जा रहे हैं अपने फंड की तरफ से। लेकिन क्या निवेशक को भी आप कहेंगी कि मेरा विचार है ये, इसको सुन के ही आया, क्या इन्वेस्टर को भी अपना एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, लिखना चाहिए कि वो क्या चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, उसके बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करे या उसको उसके हिसाब से अमेंडमेंट करे? बिल्कुल, निवेशक को एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। बाहर इसे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं कि भाई ये मेरे गोल है, ये मैं 1 साल में करना चाहता हूँ, ये मैं 3 साल में करना चाहता हूँ, ये मैं 5 साल में करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर 20% मेरा पैसा कट जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50 कटेगा तो मुझे वो है, जो भी अपने वो है, ये मैं कभी नहीं करना चाहता ऐसे फंड में कभी। और एक बार वो डॉक्यूमेंट बना ले, अपने गोल्स बना ले, फिर ना जब कुछ होगा तो डॉक्यूमेंट, और ये एडवाइजर के साथ, क्योंकि हमने एडवाइजर का भी जिक्र किया, ये एडवाइजर के साथ बैठ के डॉक्यूमेंट बना सकते हो। इसे आप हर क्वार्टर रिव्यू कर सकते हो। जब कुछ गलत हो जाए तो फिर आप जाके इस डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हो कि भाई मैंने कहा था ना मैं 10% मैनेज कर लूंगा अगर मार्केट गिरेगा, तो आपने लिखा था और ये हो गया। तो यू ऑल्सो नो कि आपका एडवाइजर भी आप उस
आप एडवाइजर को भी उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जज कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट से आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा। जी, तो यानी कि लिखित हिसाब किताब कर लेना बहुत अच्छा रहेगा निवेशक के लिए भी, और ये सामने अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपको इस वक्त आपकी पॉलिसी क्या है, जिससे हम समझ सकें कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, उस इंसान को पहचाने। और राधिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी मजेदार बातें की। मैं दरअसल आपसे और बात करना चाहता था, लेकिन वक्त कम है और लोग आजकल बैंडविड्थ की समस्या की वजह से बहुत लंबे वीडियो देखना अभी नहीं चाहते हैं। मैं आपका जो अपना टॉक का वीडियो है उसको इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर लगा दूंगा, ताकि लोग जो लोग चाहते हैं वो उसको सुने, और कोशिश करेंगे किसी वक्त हिंदी में हम उस पूरी बात को भी लेके आएं। लेकिन इस वक्त क्योंकि इंसान अपने पैसे की फिक्र में लगा हुआ है, और मुझे लगता है कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको इससे बहुत फायदा होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ एक बार फिर से कि इस वीडियो के लिंक जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हैं आपके इससे जुड़े हुए तो उन सवालों को आप लिखें अपने कमेंट्स में। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों को दोबारा लेके जाऊं और किसी दिन फिर बात करें सीधे, जैसे आज हमने इनके सवालों पे इनसे बात की है, उस दिन हम आपके सवालों पर इनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।